हम आपको यह बताएंगे कि जब एक गुंडे और अपराधी को सत्ता का संरक्षण प्राप्त होता है, जब सत्ता के साथ पार्टनरशिप हो जाती है, तब कैसे वो पूरे सिस्टम का मजाक बनाकर रख देता है। आज 55 दिनों के बाद पश्चिम बंगाल की पुलिस ने संदेशखाली के डॉन शाहजहां शेख को उत्तर 24 परगना के एक इलाके से गिरफ्तार कर लिया और इस गिरफ्तारी के लिए पश्चिम बंगाल की पुलिस आज दिन भर अपनी खुद की पीठ थपथपाती रही, अपने आप को शाबाशी देती रही। लेकिन सच्चाई यह है कि आज जब शाहजहां शेख को बशीरहाट की एक अदालत में पेश किया गया तो उसकी अकड़ साफ दिख रही थी और जहां कोर्ट में गिरफ्तारी के बाद उसके कंधे झुके हुए होने चाहिए थे, वहां वो इस तरह से अकड़ कर चल रहा था जैसे उसे किसी का कोई डर नहीं। और शायद वो यही सोच रहा है कि वो आसानी से कुछ दिन जेल में रहकर फिर से बाहर आ जाएगा और फिर से सब कुछ पहले जैसा ही चलने लगेगा और वैसा ही सब हो जाएगा जैसा अब तक उसके इशारों पर सिस्टम नाचता आया है। अब आप ये देखिए कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी ने कैसे पश्चिम बंगाल पुलिस की पोल खोलकर रख दी है। पुलिस का कहना है कि शाहजहां शेख को उत्तर 24 परगना जिले के मीना खान इलाके से गिरफ्तार किया गया है और यह इलाका संदेशखाली इलाके से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है, 30 किलोमीटर्स। इसका मतलब यह हुआ कि शाहजहां शेख पिछले 55 दिनों से संदेशखाली के आसपास ही छिपा हुआ था, इसी इलाके में छिपा था। लेकिन इसके बावजूद पश्चिम बंगाल की पुलिस उसे गिरफ्तार करने में 55 दिन लगा देती है और इससे बड़ा कोई और मजाक हो नहीं सकता। देखिए, ये व्यक्ति संदेशखाली इलाके में ही छुपा हुआ है, 30 किलोमीटर की रेंज में। और आज के जमाने में जहां पुलिस के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, सर्वेलांस के सारे उसके पास डिवाइसेस हैं, उसके बावजूद शाहजहां शेख को पुलिस ढूंढ नहीं पाई और वो वहीं छिपा हुआ था। एक और बड़ी बात यहां पर यह है कि जिस शाहजहां शेख के एक इशारे पर 200 से ज्यादा लोगों की हिंसक भीड़ ने 5 जनवरी को ईडी की टीम पर जानलेवा हमला किया था, उसी शाहजहां शेख को आज पुलिस ने बड़ी आसानी से गिरफ्तार कर लिया। और आज जब पश्चिम बंगाल की पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए पहुंची तो ना कोई तोड़फोड़ हुई, ना किसी ने पत्थरबाजी की, ना शाहजहां शेख के जो सैकड़ों कार्यकर्ता हैं या उसे बचाने वाले सैकड़ों गुंडे हैं, उन्होंने पुलिस पर हमला किया। यह गिरफ्तारी बड़ी आसानी से हो गई। यानी जब ईडी वाले पहुंचते हैं तो उन पर हमले होते हैं, लेकिन जब पश्चिम बंगाल की पुलिस गई तो कुछ नहीं हुआ। इससे भी बड़ी बात यह है कि गिरफ्तारी के बाद शाहजहां शेख ने यह बात बड़ी ही आसानी से कबूल कर ली कि उसी ने ईडी की टीम पर हमला करवाने की साजिश रची थी। अब आप सोचिए, वो खुद ही ये बात कबूल कर रहा है कि ईडी के लोगों पर मैंने ही हमला करवाया है। और अब इसी मामले में अदालत ने शाहजहां शेख को 10 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है और यह एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे अब शाहजहां शेख ईडी की गिरफ्तारी से फिलहाल के लिए बच गया है। उसके पास 2 विकल्प थे, एक कि वो ईडी उसे गिरफ्तार करे कुछ ही दिनों के बाद, और दूसरा विकल्प यह था कि वो पश्चिम बंगाल पुलिस की कस्टडी में रहे। पश्चिम बंगाल पुलिस की कस्टडी उसे ज्यादा सूट करती है, इसीलिए उसने ईडी वाले मामले में अपना जो दोष है उसे स्वीकार कर लिया ताकि उसकी जो पुलिस कस्टडी है वो पश्चिम बंगाल की पुलिस को मिल जाए। ईडी शाहजहां शेख को राशन वितरण घोटाले में गिरफ्तार करना चाहती थी और अगर ऐसा हो जाता तो शाहजहां शेख बुरी तरह से फंस जाता और शायद वो ईडी की गिरफ्त में ऐसी अकड़ नहीं दिखा पाता जैसी वो यहां दिखा रहा है। लेकिन अब वो पश्चिम बंगाल की पुलिस की रिमांड में रहेगा और यह वही पुलिस है जो शाहजहां शेख को 55 दिनों तक गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। यानी शाहजहां शेख ने ईडी की बजाय पश्चिम बंगाल पुलिस की गिरफ्त में रहना ज्यादा बेहतर समझा।
ये अरेस्ट नहीं है, ये म्यूचुअल एडजस्टमेंट है। जितना टाइम तक सेंट्रल एजेंसी इसको हिरासत में नहीं लेगा उतना टाइम तक वहाँ का पीड़ित जनता को न्याय नहीं मिलेगा। कोर्ट का कोई प्रोटेक्शन नहीं है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस पूरा कोर्ट में बताया, कोई ये ऑब्जर्वेशन था क्या, हमारी कोई ये इंटरलोकेटरी स्टे नहीं है। एक गलत भ्रम टीएमसी का नेता लोग ने पैदा किया। राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा, डीजी पुलिस ने कहा, हमारे जो वुमेन्स पुलिस टीम ने था वो भी कहे, वुमेन्स कमीशन ने कहा, कौन कौन नहीं कहा, सब ने कहा। किसने कहा कि वो कहाँ फरार है, कहाँ गुम है, ये सब बातें जो हमारे ऑपोजिशन पार्टी लोग की। ऑपोजिशन पार्टी सोच रहे थे कि इस मुद्दे को भी व्यवहार करें राजनीतिक विषय। इतनी लॉ एंड ऑर्डर जो है एक नियंत्रण लाने के लिए पुलिस काम कर रही है और ये है जो लॉ एंड डिसऑर्डर को भंग करने की कोशिश है। अब तो ऑपोजिशन पार्टीज की जो भूमिका है उसको लेके भी एक सवाल होता है, क्योंकि वो चाहते थे कि ये मुद्दा जिए रखे। Over the last 2 days we have been holding raids, and yesterday night on the basis of secret source information, like I mentioned, let me reiterate, we have arrested Sheikh Shahjahan from Minaka Pace area and he has been forwarded to the court. शाहजहां शेख ने संदेश खाली के लोगों पर कितने अत्याचार किए हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज जब शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हुई तब संदेश खाली की महिलाओं ने इसका जश्न मनाया और ये कहा कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें आज किसी ने एक तरीके से आजाद करा दिया हो। ये वही संदेश खाली का आइलैंड है जहां पे कुछ दिन पहले भी लोग जो थे वो डरे हुए थे शेख शाहजहां के नाम से, लेकिन आज यहाँ की स्थिति जो है वो कुछ ऐसी है कि लोग खुश हैं, माताएं, बहनें, औरतें जो हैं यहाँ पे खुश है। यहाँ पर जो स्थिति है, लोगों से एक बार बात करेंगे ताकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं। दीदी, शेख शाहजहां अरेस्ट হলো, আপনারা অনেকদিন ওকে আমরা ফাঁসি চাই, ফাঁসি চাই, এখন ধরা পড়েছে, এত আনন্দ করছি। আপনারা কি এখন খুশি আছেন আগের থেকে? খুশি ভীষণ। लोकतंत्र में बहुत सारे नेता और नेताओं की संरक्षण में रहने वाले अपराधी असल में कई बार जनता को बड़ा कमजोर मानने लगते हैं और उन्हें ऐसा लगता है क्योंकि वो जनता पर इतने वर्षों तक अत्याचार करते रहते हैं और गरीब लोग उस अत्याचार को सहते रहते हैं, इसलिए उन्हें यह गलतफहमी हो जाती है कि इन गरीब लोगों में ताकत नहीं है। न्याय कभी कभी समय लेता है, न्याय की जो गति होती है वो कई बार थोड़ी धीरे होती है, लेकिन न्याय होता जरूर है। एक ना एक दिन इंसाफ जरूर होता है और संदेश खाली की जो महिलाएं हैं इन्हें देर से ही सही लेकिन न्याय मिला है। और आप सोचिए, आप जब ये तस्वीरें आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप कोई हिंदी फिल्म देख रहे हैं, सिनेमा देख रहे हैं, जहां हम अक्सर फिल्मों में ऐसा देखते हैं कि जब कोई बहुत बड़ा अपराधी पकड़ा जाता है तो उसके जो शिकार लोग हुए होते हैं वो कैसे जश्न मनाते हैं, वो खुशियां मनाते हैं, क्योंकि सैकड़ों हजारों महिलाओं ने इस अपराधी को अपनी बद्दुआएं दी थी और इतनी सारी बद्दुआएं लेकर यह अपराधी आखिर कब तक भागता। इसलिए एक न एक दिन तो इससे पकड़े जाना ही था। हालांकि अभी भी न्याय मिला तो है लेकिन बहुत देर से मिला है, लेकिन इससे आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ की जो गरीब जनता है, यहाँ की जो महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, वो कितनी खुश हैं, आज जश्न मना रही हैं, मिठाइयां बांट रही हैं। उससे भी दुख की बात यह है कि इस लोकतंत्र में आज हमें इनकी जो चेहरे हैं वो आपसे छुपाने पड़ रहे हैं और वो इसलिए इन्हीं की भलाई के लिए, ताकि इनकी सुरक्षा बनी रहे, ताकि इन्हें कोई पहचान ना सके। कहीं ऐसा ना हो कि इसी डॉन के जो बाकी के इसके अपराधी हैं वो कभी इन महिलाओं को पहचान कर दोबारा से इन्हें परेशान करना शुरू कर दें। आप सोचिए, ये सब कुछ आजाद भारत में आज हो रहा है। अब आप ये देखिए कि जिस अपराधी का पश्चिम बंगाल के एक इलाके में इतना खौफ है, उसे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी से निलंबित करने में 55 दिन लगा दिए। आज जब शाहजहां शेख गिरफ्तार हुआ तब गिरफ्तारी के बाद टीएमसी ने उसे 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि टीएमसी को ऐसा करने में 55 दिन कैसे लगे, जबकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हैं।
सबसे बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी खुद एक महिला है और पश्चिम बंगाल में एक महिला मुख्यमंत्री के रहते हुए संदेश खाली की इन महिलाओं पर इतने वर्षों तक खुलेआम ऐसे ही अत्याचार चलता रहा। आज हमारा सवाल यह है कि उन्होंने शाहजहां शेख को पार्टी से निलंबित करने के लिए उसकी गिरफ्तारी तक का इंतजार आखिर क्यों किया, पहले ही यह कदम क्यों नहीं उठा लिया। The All India Trinamool Congress have decided to suspend Sheikh Shah Jahan from the party for 6 years. Read my lips. Suspend him for 6 years. कि अब तृणमूल कांग्रेस को जो नेता हैं वो जोर दे देकर कह रहे हैं सस्पेंड फॉर 6 इयर्स, ताकि लोगों के जहन में बस एक ही बात याद रहे उन्हें कि 6 साल के लिए शाहजहां शेख को सस्पेंड किया गया है। लेकिन यहां कोई ये बात नहीं कर रहा कि ये नौबत अब क्यों आई है, 55 दिन क्यों लगे तृणमूल कांग्रेस को उसे सस्पेंड करने में। उससे भी बड़ी बात यह है कि इससे पहले जब वो वर्षों तक अत्याचार कर रहा था तब तृणमूल कांग्रेस की सरकार और ममता बनर्जी उस समय क्या कर रहे थे, वो कैसे इन सब चीजों को नजरअंदाज करते रहे। अब हम आपको यह बताएंगे कि यह शाहजहां शेख है कौन और इसे बचाने की इतनी कोशिशें आखिर क्यों हो रही हैं और इसकी अकड़ कम क्यों नहीं हुई, इस अकड़ के पीछे कौन है। शाहजहां शेख को संदेश खाली का डॉन कहा जाता है, लेकिन सच्चाई है कि शाहजहां शेख संदेश खाली में कहां से आया इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां शेख बांग्लादेश से घुसपैठ करके पश्चिम बंगाल में आया था और वो शायद वर्ष 2000 से 2001 के बीच एक मछली पालन केंद्र में मजदूरी का काम किया करता था। यानी आज से लगभग 25 साल पहले ये एक मजदूर था जो एक मछली पालन केंद्र में मजदूरी करता था। इसके बाद ये सब्जियां बेचने लगा, बाद में ये ईंट के भट्टे पर मजदूरी करने लगा और कहते हैं कि यहीं से इसने मजदूरों की एक यूनियन बनाई और इस यूनियन का नेता बनने के बाद ये तब सीपीएम में शामिल हो गया, क्योंकि उस जमाने में पश्चिम बंगाल में सीपीएम की सरकार थी और सबसे शक्तिशाली पार्टी सीपीएम थी। इसलिए हर बड़ा अपराधी और हर शक्तिशाली व्यक्ति सीपीएम के साथ दिखना चाहता था, क्योंकि ताकत वहीं थी। जब सीपीएम खत्म हुई और ममता बनर्जी का जमाना आया तो ये ममता बनर्जी जब वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन गई तब ये टीएमसी में शामिल हो गया सीपीएम को छोड़कर, क्योंकि इसने देख लिया कि अब सत्ता यहां से वहां चली गई है और देखते देखते इसने हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति बना ली। आज इस अपराधी के पास 17 गाड़ियां हैं, 43 बीघा जमीन है, बैंक खातों में 2 करोड़ रुपए जमा है और इसकी कुल संपत्ति 2000 से 3000 करोड़ रुपए के आसपास बताई जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि मजदूरी करने वाले शाहजहां शेख के पास आज किसी चीज की कोई कमी नहीं है। आज संदेश खाली में इसके नाम पर सैकड़ों मछली पालन केंद्र हैं, सैकड़ों एकड़ जमीन इसके पास है, कई ईंट भट्टों का भी यह मालिक है और इसने संदेश खाली में बड़े पैमाने पर लोगों की जमीनों को हड़प लिया है। और यह बात हम सबूतों के आधार पर आज आपको बता रहे हैं। आज इंडिया टुडे की ओपन सोर्स इंटेलिजेंस टीम ने संदेश खाली की कुछ सैटेलाइट तस्वीरों का अध्ययन किया, जिससे यह पता चला कि पिछले 1 दशक में यानी पिछले 10 साल में जब से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बनी है तब से शाहजहां शेख संदेश खाली की सैकड़ों एकड़ कृषि भूमि को गैर कानूनी तरीके से तालाब बनाकर इस्तेमाल कर रहा है और इनमें से बहुत सारे तालाबों पर शाहजहां शेख और उसके गुंडों का ही कब्जा है। उदाहरण के लिए वर्ष 2022 तक संदेश खाली पुलिस स्टेशन से 500 मीटर की दूरी पर कुछ मुट्ठी भर तालाब हुआ करते थे, बहुत थोड़े तालाब हुआ करते थे, लेकिन अब यहां सारी जमीन पर कब्जा करके उस जमीन पर बड़े बड़े तालाब बना दिए गए हैं, उसे एक बहुत बड़े तालाब का रूप दे दिया गया है, जिसे हम वहां की भाषा में भेरी कहते हैं। और इन तालाबों पर कब्जा करके और जमीनें हड़प कर शाहजहां शेख ने अपना एक बहुत बड़ा विशाल साम्राज्य स्थापित किया है। और इससे भी बड़ी बात यह कि इस अपराधी ने गरीबों का राशन तक नहीं छोड़ा, वो भी गरीबों से लूट लिया। ईडी के मुताबिक पश्चिम बंगाल में गरीबों की मदद के लिए जो राशन वितरण योजना चलाई जा रही थी उसका 30% राशन गरीबों को देने की बजाय टीएमसी के कुछ नेताओं ने बाजार में दुकानों पर बेच दिया और ऐसा करके
100 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला किया गया और इस घोटाले में शाहजहां शेख ने सबसे अहम भूमिका निभाई है, जिसके लिए ईडी उसे अब गिरफ्तार करना चाहती है। और आपको याद होगा, इसी मामले में ईडी उसके घर गई थी छापा मारने के लिए, जब इसके गुंडों ने ईडी के अफसरों पर हमला कर दिया। इसके अलावा संदेशखाली की महिलाओं ने शाहजहां शेख और उसके 2 सहयोगी शिबू हाजरा और उत्तम सरदार पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं और इस मामले में उत्तर सरकार समेत 18 लोगों की गिरफ्तारी भी अब हो चुकी है। इससे आप यह समझ सकते हैं कि जो शाहजहां शेख जिला स्तर का एक छोटा सा नेता था और एक जमाने में बांग्लादेश से भागकर यहां पश्चिम बंगाल में आकर मजदूरी कर रहा था, उसने कैसे अपना इतना विशाल साम्राज्य बना लिया और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार पर उसे बचाने के आरोप लगते रहे। और अब भी यह अपराधी गिरफ्तार जरूर हुआ है, लेकिन इसकी अकड़ देखकर ऐसा लगता है जैसे इसे इस बात का पूरा भरोसा है कि यह बहुत जल्द जेल से बाहर आ जाएगा, जेल में भी यह बहुत आरामदायक जिंदगी बिताएगा और प्रशासन, पुलिस, कोई भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अत्याचार होता, वो अत्याचार करते थे। मीटिंग के नाम पर लड़कियों और महिलाओं को जबरन उनके साथ ले जाते थे और फिर उन पर अत्याचार करते थे। वो सुंदर लड़कियों को चुनते थे। माने महिलाদের উপরে প্রচুর পরিমাণে অত্যাচার, महिलाओं पर अत्याचार हुए हैं। महिलाओं को उनके घरों से जबरन उठाया गया है। उनके लोगों को पार्टी ऑफिस ले जाकर बैट से पीटा जाता था। 15 साल के लड़कों को पिस्तौलें दी जाती और राजनीति में शामिल होने को कहा जाता है। अगर वो राजनीति में नहीं आते तो उनके माँ बाप को मारने की धमकी भी दी जाती है। আমাদেরকে বাড়ি থেকে वो जब चाहे हमें अपनी बैठकों और रैलियों के लिए हमारे घरों से ले जाते हैं। हमें अपना सारा काम छोड़कर जाना पड़ता है। हमारी जमीनें छीन ली गई हैं। वो हमें जबरदस्ती हमारे घर से उठा ले जाते हैं। मना करने पर हमारे घर के पुरुषों और महिलाओं को धमकी दी जाती है। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद आज जब उसके वकीलों की टीम उसे जमानत दिलाने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंची तो हाईकोर्ट ने शाहजहां शेख के वकीलों से कहा कि वो शाहजहां शेख को गिरफ्तार ही रहने दें, जेल में ही रहने दें और शाहजहां शेख के खिलाफ 42 आपराधिक मामले दर्ज हैं, इसलिए वो अपने वकीलों को अगले 10 साल तक व्यस्त रखने वाला है। शाहजहां शेख के जो वकील हैं अब उन्हें ऐसे ही व्यस्त रहना पड़ेगा अगले 10 वर्षों तक, क्योंकि उसके ऊपर इतने मुकदमे हैं और उसके वकीलों को अब उसके मामलों में कभी फुर्सत नहीं मिलने वाली। अदालत ने यह भी कहा कि उसके पास शाहजहां शेख के लिए कोई सहानुभूति नहीं है। तो शाहजहां शेख की जो कहानी है यह आपने बहुत सारी फिल्मों में देखी होगी। जब ऐसा कोई खलनायक, एक डॉन आता है जो कि बहुत नीचे से ऊपर उठता है, उसको राजनीतिक संरक्षण मिलता है, उसके बाद वो एक डॉन बन जाता है, अपराधी भी बन जाता है, व्यवसायी भी बन जाता है, खूब सारे पैसे कमाता है, पुलिस उसकी जेब में होती है, व्यवस्था उसकी जेब में होती है और बड़े बड़े नेता और सरकारी अफसर उसके दोस्त होते हैं। और उसके बाद वो लोगों पर अत्याचार करता है, महिलाओं के साथ बलात्कार किए जाते हैं और महिलाओं को उनके घरों से उठा लिया जाता है। लेकिन खौफ इतना होता है और पुलिस के साथ मिली भगत, सरकार के साथ मिली भगत ऐसी होती है कि कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। आपने ये सब, आपको लगता होगा मैं आपको किसी फिल्म की कहानी सुना रहा हूं और फिर उस फिल्म में एक नायक आता है, हीरो आता है, जो फिर वहां की गरीब जनता को, वहां की महिलाओं को इस डॉन से छुटकारा दिलाता है। ये तो फिल्मों की कहानी होती है। इस फिल्म में ये जो आप देख रहे हैं आज, ये जो हकीकत की फिल्म है, इसमें कोई हीरो तो नहीं आया, कोई नायक तो नहीं आया, लेकिन एक ना एक दिन इन गरीब लोगों को इंसाफ जरूर मिलेगा जो आज नाच रहे हैं, गा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। हम आपको हिमाचल प्रदेश लेकर चलेंगे जहां सुक्खू सरकार पर गहराया संकट। अब ऐसा लगता है कि कुछ दिनों के लिए तो कम से कम टल गया है और अब सरकार सुरक्षित है। हिमाचल प्रदेश के राजनीतिक संकट का नया ताजा अपडेट यह है कि राज्यसभा के चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के सभी 6 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी गई है, जिससे कांग्रेस की सरकार अब बच गई और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने कहा है कि अभी सुखविंदर सिंह सुक्खू ही वहां पर मुख्यमंत्री बने रहेंगे, उन्हें हटाया नहीं जाएगा। यानी एक लाइन में कहें
तो बागी बाहर, बची सरकार और सुक्खू ही सरदार। ये इस समय हिमाचल प्रदेश की तस्वीर है। मिनिस्टर से भी, पीसीसी प्रेसिडेंट से भी, सारे विधायकों से भी अलग अलग बात करी है और एक सहमति बनी है सब में जो छोटे मोटे मतभेद थे वो दूर किए गए हैं, इन्होंने आपस में दूर कर लिए हैं। और देखिए, कांग्रेस ने भी बड़े सोच समझकर अपने पर्यवेक्षक हिमाचल प्रदेश में भेजे हैं। उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भेजा है, जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और राजनीति के बड़े मंजे हुए खिलाड़ी हैं। उन्होंने बहुत पार्टियों को तोड़ा भी है और बहुत सारे ऐसे बगावतों को कंट्रोल भी किया है। ऐसे ही उन्होंने डीके शिव कुमार को कर्नाटक से भेजा है, जिन्हें एक बहुत अच्छा राजनीतिक मैनेजर माना जाता है और उनका भी लंबा अनुभव है पार्टियों को तोड़ने का और अपनी पार्टियों को बचाने का। यानी राजनीतिक जो दांव पेच हैं उनके ये महारथी हैं और इसीलिए इन दोनों को वहां पर भेजा गया और इन दोनों ने फायर फाइटिंग की और डैमेज कंट्रोल फिलहाल के लिए कर लिया। इसलिए कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व हैं उन्हें अपने इन नेताओं को जरूर इनाम देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने एक गई हुई सरकार को आज बचा लिया है। कांग्रेस का दावा है कि उसने बातचीत से सभी मतभेदों को सुलझा लिया है, लेकिन आज मैंने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह के साथ एक खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से अपनी नाराजगी की वजह बताई और यह भी बताया कि उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह ने सरकार से इस्तीफा क्यों दिया था। अब आप इस इंटरव्यू को देखिए। प्रतिभा जी नमस्कार, आपका आज तक पर स्वागत है, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि हिमाचल प्रदेश में जो अभी तक पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा था उसमें लेटेस्ट क्या है? क्या सुक्खू जी ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे? अटकलें ये भी लग रही हैं कि हो सकता है आप अगली मुख्यमंत्री बन जाएं हिमाचल प्रदेश की। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी अब फैसला लेना है वो हाईकमांड ने लेना है। और आप जानते अभी हमारे राज्यसभा के चुनाव थे, जिसमें हमारी सरकार यहाँ होते हुए भी हम उसमें सफलता हासिल नहीं कर पाए। ये हमारे लिए बहुत ही दुख की घड़ी थी और इससे ये संकट पैदा हुआ। और आज इस संकट को सॉल्व करने के लिए हमने हाईकमांड से भी बात की। हाईकमांड आई मीन सोनिया जी से, प्रियंका जी से और खड़गे जी से हमने इस बात के बारे में चर्चा की। उनको भी सारी स्थिति की जानकारी थी और उन्होंने बघेल जी को, जो पूर्व में छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर, हुड्डा जी को और अपने डीके जो महाराष्ट्र से उनको यहाँ पर भेजा था कि आप जाओ और आप इस मसले को सॉल्व करो। तो शाम को हमारी बड़ी वार्तालाप हुई उनके साथ। हमने जाकर उनको सारी स्थिति से अवगत करवाया, उनको बताया कि क्या क्या कारण रहे जिसकी वजह से ये स्थिति पैदा हुई और उन्होंने संज्ञान लिया इस बात का और उन्होंने कहा हम सब मिलकर, जहां पर सभी मंत्रीगण भी है, सभी विधायक भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं और हम सभी बैठकर इस विषय पर बात करेंगे। तो सब हम मुख्यमंत्री के आवास पर इकट्ठे हुए और वहां हमने इसके ऊपर चर्चा भी की, बातचीत भी की और उनके ध्यानार्थ भी सारी बातें लाई गई। और उन्होंने उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये संदेश देने की कोशिश की हम सब एक हैं और हम पार्टी के लिए एकजुट होकर आगे आने वाले चुनाव में का सामना भी करेंगे। तो इस तरीके का संदेश आज गया है। उसके बाद भी हमें ऐसा लगता है कि अभी भी हमें एकजुट होकर बैठ के बातचीत करने की आवश्यकता है कि कैसे हमने पार्टी को मजबूत करना है, कैसे हमने सरकार को आश्वस्त करवाना है और सरकार का हमें क्या क्या सहयोग चाहिए, जिसमें उनके भी सहयोग की आवश्यकता होगी। हम पार्टी की तरफ से जी, हाँ जी। लेकिन मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगा कि आपके जो पुत्र हैं विक्रमादित्य सिंह, हाँ जी, उन्होंने कल अचानक से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा अपमान हो रहा है और वो इस कैबिनेट में अब नहीं रहना चाहते। फिर शाम तक उन्होंने अपना बयान बदल भी लिया, अपना फैसला भी बदल लिया। नहीं, फैसला तो क्या आप वाकई मानती हैं कि वीरभद्र सिंह का जो परिवार है उसे वो तवज्जो नहीं मिल रही है इस समय इस सरकार में जो उसे मिलनी चाहिए थी? ये बात तो ठीक है, वो मंत्री बनाए गए, उनको 2-2 विभाग दिए गए, वो बात ठीक है। पर अगर आप उसमें किसी तरह से उनकी लेग पुलिंग हो, उनको इंडिपेंडेंट चार्ज ना दिया जाए,
तो इससे भी वो चाहे मंत्री के पद पे आहत तो व्यक्ति होता ही है। ये कुछ कारण रहे थे, जैसे उसने कहा कि कुछ प्रॉमिसेस हमने लोगों से किए हैं। हमने ये प्रॉमिस युवाओं से किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम आपको कहीं ना कहीं स्थान देंगे, कहीं ना कहीं आपको अहमियत देंगे, वो भी नहीं हो पाया। फिर हमने हमारा युवा आज भी हड़ताल पे बैठा है, भूख हड़ताल पे बैठा है। कितने दिन, महीनों हो गए उनको, पर उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, उनकी कोई बातचीत नहीं हो रही। ये भी एक कंसर्न था। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि भाई जैसा आप कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट आप अगर सभी मंत्रियों के ऊपर छोड़ दे, भाई आप मंत्री आप काम करो, यू कैन टेक डिसीजंस योरसेल्फ, तो उससे भी थोड़ी राहत मिलती। पर सभी घुटन महसूस हो रही थी कि भाई आपने हमारे को फ्री हैंड नहीं दिया है जिस तरीके से एक मंत्री को दिया जाता था। तो इस वजह से, और एक तीसरी बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीरभद्र सिंह जी की एक स्टैच्यू लगाने की बात हुई थी। वो केवल हमारा परिवार ही नहीं कह रहा, पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता की आवाज है। और जनता चाहती है कि मॉडर्न हिमाचल का जो निर्माता है, जिसने इस हिमाचल प्रदेश का सौंदर्यीकरण किया है, इस प्रदेश को सजाया और संवारा है, उसकी मूर्ति रिज मैदान पर लगनी चाहिए थी। उसके बारे में कॉरपोरेशन ने भी ये प्रस्ताव पारित किया, काउंसलर्स ने भी ये बात उठाई, सभी विधायकों ने भी ये बात उठाई, और हमने कहा कि आप 2 बीघा जमीन दे दो जिसमें उनकी मूर्ति लगाई जाए। उसके लिए भी आनाकानी की गई, उसके लिए भी इतना टाइम बीत गया, पर वो आज तक वो ना उसके बारे में चर्चा होती है, ना उसके बारे में जिक्र होता, जिससे सारे हिमाचल प्रदेश के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं। और ये बात उसने इसलिए कही कि बार बार कहने पे भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही। तो इन कुछ मुद्दों को लेकर उन्होंने कहा, अब मैं इतना आहत हूं कि हम लोगों के बीच जाने लायक भी नहीं रहे। हम लोगों को क्या बोलेंगे कि हमने आपसे जो प्रॉमिसेस किए वो हम फुलफिल नहीं कर पा रहे। तो इसलिए उसने कहा कि मेरे को लगता है कि एज अ मिनिस्टर आई एम नॉट बीइंग एबल टू परफॉर्म, तो आप मेरे को इससे अगर मैं इस्तीफा देता हूं, आई विल बी मोर कंफर्टेबल। शाम को जब हमने जो ये ऑब्जर्व लेकिन क्या अब आप कंफर्टेबल हैं? क्या अब आपके जो बेटे हैं विक्रमादित्य, अब आप कंफर्टेबल हैं और अब आप तैयार हैं सुक्खू जी के नेतृत्व में काम करने के लिए? अभी तो क्या फैसला होता है, क्या होता है, दैट इज येट टू बी सीन। सुक्खू जी की तो सरकार पिछले 14 महीने से है। वो जो कह रहे थे हम उनके साथ हर कदम मिलाकर आगे बढ़े हैं। हमने भी हर कदम उनके साथ सरकार के कामों में रखा है। जो उन्होंने कहा वो हमने किया। मैं आपको बताऊं, जब गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी तो ये हमारे को प्रोमिसेस किए गए थे, यू विल बी टेकन केयर ऑफ, योर इंटरेस्ट विल बी वॉच्ड। और सरकार को बनाने में सबसे ज्यादा वीरभद्र सिंह जी का नाम इस्तेमाल हुआ। उन्हीं के नाम पर सरकार बनी, उन्हीं के नाम पर लोगों ने वोट दिया। तो आज हम चाहते हैं कि क्या आप इतनी जल्दी आपने पासा पलट दिया कि अब आप बोलते हैं कि नहीं, हमारे को वीरभद्र सिंह के नाम की जरूरत नहीं है, हम उनका स्टैच्यू नहीं लगाना चाहते। क्या आपको ऐसा लगता है कि वीरभद्र सिंह के परिवार के साथ धोखा हुआ है? नॉट ओनली हिज परिवार, द एंटायर हिमाचल प्रदेश, सारे हिमाचल प्रदेश की जनता इस बात से आहत है कि इतनी सी छोटी सी बात नहीं आप कर पा रहे। जिसने अपने जीवन के 60 साल कांग्रेस पार्टी के लिए दे दिए, 60 साल वो जूझते रहे, वो केंद्र में मंत्री रहे, यहाँ 6 बार मुख्यमंत्री रहे, क्या 2 गज जमीन भी नहीं दे सकते आप उनकी मूर्ति लगाने के लिए? उसके लिए भी इतनी सोच करनी पड़ रही है। इस बात से हमें दुख है। नॉट ओनली हिज परिवार बट द एंटायर हिमाचल प्रदेश की ये फीलिंग्स थी जो हमने बार बार मुख्यमंत्री के सामने रखी। इसलिए हम आहत होकर विक्रमादित्य ने कल दिन को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें ये बात कही। अब ये बताइए प्रतिभा जी, जो क्रॉस वोटिंग हुई, आप जानते हैं क्रॉस वोटिंग से जो सीधा लाभ मिला है वो बीजेपी को मिला है। क्या मिला? ये क्रॉस वोटिंग जो हुई है ये तो एक दरार दिखाई दे रही है कांग्रेस में अभी। क्या ये दरार अब और ज्यादा बढ़ेगी? क्या सुक्खू जी की जो सरकार है वो सुरक्षित है, या कोई नया मुख्यमंत्री आएगा, या फिर बीजेपी की ही सरकार आएगी? आप आज की स्थिति को किस तरह से उसका आकलन करती हैं? देखिए, ये हम बड़ी देर से इस बात का अनुभव कर रहे थे कि ऐसे होने जा रहा है। हमने बार बार मुख्यमंत्री जी को इस बात से
उनका ध्यानार्थ लाया, उनके ध्यान में ये बात लाई कि ऑल इज नॉट वेल, ऑल इज नॉट वेल, चलो बैठ के बात करते हैं, कुछ लोगों की बात भी सुनो, लोगों की दुख तकलीफ भी देखो और इसको सॉल्व करने का प्रयास करो। पर जब इसको नजरअंदाज किया गया तो तब इसलिए हम इस मकाम पर पहुंचे। आज जो स्थिति पैदा हुई है, क्या हाईकमांड जो 3 ऑब्जर्वर्स यहाँ पर आए थे वो क्या रिपोर्ट बैक करते हैं, क्या मुख्यमंत्री के ऊपर क्या निर्देश देते हैं, वो अब इज येट टू बी सीन कि क्या होता है। वो उसके बारे में तो आई कैन नॉट से एनीथिंग, वो तो अब जो ये ऑब्जर्वर्स हाईकमांड को बताएंगे। अब हाईकमांड क्या निर्णय लेती है वो उस पर डिपेंड करता है। जी, क्या आप, मैं सीधा प्रश्न पूछता हूं, क्या आप अपने आप को भावी मुख्यमंत्री के तौर पर देखती हैं? ऐसी कोई बात नहीं है, प्लीज फॉर गॉड सेक डोंट आस्क सच क्वेश्चंस, बिकॉज हम कुर्सी के पीछे नहीं दौड़ते। हमारा मुख्य उद्देश्य हिमाचल प्रदेश की जनता को सर्व करना है, उनकी सेवा करना है, उनके काम करने, ये हमारा उद्देश्य होना। हम कोई कुर्सी नहीं चाहते, हम कोई पद नहीं चाहते, हम कोई इस दौड़ में नहीं है कि हमारे को बनाओ और हम बने रहे। आप हमें वहां से हटा भी देंगे तब भी हम जनता की सेवा करने के लिए रात और दिन खड़े। अगर जनता की ये सेवा करने का मौका आपको बीजेपी में मिलता है या बीजेपी के समर्थन से मिलता है, और अभी हमें ये भी खबर मिल रही थी कि जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह, वो काफी इंस्ट्रूमेंटल रहे हैं, वो भी आपके काफी करीब हैं, आपको बीजेपी के करीब लाने में, तो क्या आप इस ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं। आपको किसने बता दिया कि उनके मार्फत हम उनके करीब हुए, और कोई ऐसी न्यूज है? मेरे को तो आई डोंट इवन रिमेम्बर कोई आज से 30 साल पहले मैं उनसे फोन पे बात की होगी या एक कोई शादी ब्याह में मिले होंगे। मैं तो आई एम नॉट इन टच विद देम। हमारे को क्या, पंजाब की राजनीति कुछ और है, हिमाचल प्रदेश की राजनीति कुछ और है, उनके साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता। वो उनसे मैं क्यों कनेक्ट बनाऊंगी, और उनसे क्या पूछूंगी, या उनको माध्यम क्यों बनाऊंगी? तो आप बीजेपी के बिल्कुल संपर्क में नहीं है? अभी तक तो नहीं है, अभी तक तो नहीं है। हमारी गवर्नमेंट है, हम अपनी गवर्नमेंट में चले हुए हैं। हमारे को क्या हालात आगे बढ़ते, आई कैन नॉट से एनीथिंग। जी, लेकिन आगे आप हो सकते हैं संपर्क में, क्योंकि देखिए क्रॉस वोटिंग होना भी बड़ी बात है। हेलो जी, मैं कह रहा हूं कि आगे चल के आप संपर्क में हो सकती हैं बीजेपी के। अब क्या हालात बनते हैं, देखो अब बादल आते हैं, बारिश होती है, वो तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता ना कि कब मौसम साफ हो जाएगा, कब बारिश आ जाएगी, कब बर्फ पड़ जाएगी। तो क्या होता है आई कैन नॉट से जस्ट नाउ। व्हाट हैपेंस, लेट अस सी, व्हाटएवर हैपेंस वी विल फेस इट। मेरे आखिरी 2 सवाल आपसे ये हैं। विक्रमादित्य जी जो हैं वो राम मंदिर में गए थे प्राण प्रतिष्ठा के दौरान, और गांधी फैमिली नहीं गई थी, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता नहीं गए थे। क्या आपको ऐसा लगता है कि वो भी एक पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन उस समय भी रहा? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। मैं आपको वेरी क्लियरली बताना चाहती हूँ कि विक्रमादित्य का वहां जाने का कैसे बना। वीरभद्र सिंह जी, जब ये राम मंदिर की बात आ रही थी तो वीरभद्र सिंह जी के पास भी आरएसएस के लोग आए थे, बहुत पहले की बात है ये। तो उन्होंने कहा था, वीरभद्र सिंह जी हम एक अयोध्या मंदिर का निर्माण करने की सोच कर रहे हैं और उसमें हम आपसे कंट्रीब्यूशन चाहते हैं। वीरभद्र सिंह जी ने अपनी जेब से उस मंदिर के निर्माण के लिए कंट्रीब्यूशन दी थी, जबकि ये इतना चर्चा का विषय भी नहीं था, कोई इतना लाइमलाइट में भी नहीं था। तो उन लोगों ने उस बात को याद रखा कि वीरभद्र सिंह जी की कंट्रीब्यूशन कितनी है हिंदू धर्म के प्रति। दूसरी बात, एक जो आज भी आरएसएस के लोग अप्रिशिएट करते हैं, वो जो ये बिल लाया था कन्वर्जन बिल, वो वीरभद्र सिंह जी ने, ही वाज द फर्स्ट मैन टू ब्रिंग दिस कन्वर्जन बिल इन हिमाचल प्रदेश एंड वी वर द फर्स्ट स्टेट टू डू इट। हम ये नहीं चाहते थे कि ऐसा जो दूसरे समुदाय के लोग हैं वो कोई लालच लोभ देकर हमारे लोगों को कन्वर्ट करें, तो इसलिए उन्होंने वो बिल विचारधारा के हिसाब से, आप मेरी बात ही काट रहे हो, मेरी बात तो पूरी होने दो। जी जी जी। तो ये कुछ विषय थे, ये कुछ विषय थे जो बहुत इम्पोर्टेंट थे और वो उन्होंने याद रखे आरएसएस के लोगों ने, और उस बात को ध्यान में रखते हुए वो विक्रमादित्य को निमंत्रण देने के लिए स्वयं हमारे घर में आए थे, जिसमें मेरे को भी था और विक्रमादित्य को भी था। और विक्रमादित्य ने कहा कि ये मेरे फादर के सेंटिमेंट्स है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। मंदिर का मेरे को बुलावा आया है, मैं मंदिर में रामचंद्र जी का मत्था टेकने जाऊंगा,
तो वो उससे गया, कौन नहीं गया उससे हमें कोई लेना देना नहीं। पर मैं आपको स्पष्ट तौर से बताना चाहती हूँ कि हमारा एक सीधा संपर्क उस परिवार के साथ था उनका, जो कि राम को मानते थे, राम के निर्माण मंदिर के लिए उन्होंने सहयोग किया, वो उस बात की कदर करते थे, इसलिए उन्होंने हमें बुलाया और हम गए। जी, आपको ऐसा लगता है कि देखिए विचारधारा के हिसाब से भी और हिमाचल प्रदेश के भविष्य के हिसाब से और आपकी जो इच्छाएं उसके हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी की टीम के साथ आपका अलाइनमेंट जो है एक नेचुरल चॉइस अभी लगता है और इसकी संभावना आगे चलकर हो सकती है? मैंने आपको बोल दिया ना कि अभी हमारे को कुछ नहीं दिख रहा, ना हमें पता है, ना हमारी कोई अलाइनमेंट है, ना हमारी कोई उनसे बातचीत है। क्या होता है आगे भविष्य में, वो क्या छिपा है गर्भ में, वो भगवान ही जानता होगा। क्या होगा उससे भी मैं उस पर कमेंट करना ठीक नहीं समझती। मेरा आपसे आखिरी सवाल, हिमाचल में विधानसभा चुनाव के बाद आपको मुख्यमंत्री ना बनाना, क्या आपको ऐसा लगता है कि आज जो कुछ हो रहा है ये उसी का नतीजा है? वो जो गलती उस वक्त हुई कांग्रेस से, ये उसी का नतीजा है जो कांग्रेस की आज ये स्थिति हो रही है यहाँ पर? नहीं, उस बात को तो लोग भुला चुके हैं। हमने कहा था कि हमारा पूरा सहयोग सरकार के साथ रहेगा। हम मिलजुल के हिमाचल प्रदेश का विकास करेंगे, हिमाचल प्रदेश को ऊपर उठाने का प्रयत्न करेंगे। जो काम रह गए उनको पूरा करने का हमारा प्रयास है और हम मिलजुल के उन कामों को करेंगे। हमारे मन में बिल्कुल भी एक रत्ती भी ऐसा वो नहीं था कि हमारे को नहीं बनाया और फलाने को बना दिया। हमने कहा कि हम हाथ मिला के बढ़ते हैं आगे और काम करेंगे, हिमाचल प्रदेश को आगे ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। Are you happy today? Yeah, I am. आप खुश हैं? I'm in every situation I am happy. Whether maybe the adverse situation there, I feel, because I am a person with positive thinking. We don't think on negative lines. We don't brood over things. जो है उस हालात का सामना भी करते हैं और खुश रहने की कोशिश करते हैं। आज जिंदगी है, कल है कि नहीं पता नहीं, तो जो दिन अच्छा जिया जाए वही सबसे बढ़िया है। जी, लेकिन कांग्रेस का भविष्य आपको अभी ठीक दिखाई दे रहा है अपने राज्य में, जिस तरीके से अभी ये सरकार चल रही है और जो हाल में जो घटना घटी है? मैं कोई भविष्यवाणी तो कर नहीं सकती, ना मैं किसी का भविष्य जानती हूँ। मैंने आपको बोल दिया क्या हालात बनेंगे, क्या स्थिति बनेगी, उसका सामना करेंगे, उसको फेस करेंगे, खुशी खुशी उसमें शामिल होंगे और जो भी होगा वो भगवान से ही करेगा। जी प्रतिभा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, ब्लैक एंड व्हाइट में आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू। तो आपने देखा प्रतिभा सिंह जो स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की पत्नी है और वो हमसे बात कर रही थी। खास बात जो उन्होंने बताई है हिमाचल प्रदेश के बारे में, देखिए एक तो उन्होंने साफ ये कहा है कि वो लगातार पार्टी हाईकमांड को भी ये बताती आ रही थी कि इस सरकार में ऑल इज नॉट वेल। वो पहले से ये कहती आ रही थी कि यहां पर सब कुछ ठीक नहीं है। दूसरा, उन्होंने ये साफ साफ कहा है कि इस सरकार में उनके परिवार का, उनके समर्थकों का, और वो तो ये भी कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश के लोगों का अपमान हुआ है, उनके साथ धोखा हुआ है और वो क्यों सुक्खू की सरकार में खुश नहीं है, क्यों वो असंतुष्ट हैं और क्यों उनका बेटा असंतुष्ट है। और जब मैंने उनसे साफ पूछा कि भविष्य में क्या आप बीजेपी में जा सकती हैं या उनका समर्थन ले सकती हैं, तो उन्होंने कोई बहुत विश्वास के साथ ना नहीं किया। उन्होंने कहा भविष्य में क्या होता है ये तो कोई नहीं कह सकता, तब का तब हम देखा जाएगा। इसका मतलब हो सकता है दरवाजा उनका बंद हो, लेकिन एक खिड़की उन्होंने अभी भी खोल कर रखी है बीजेपी के लिए। इसलिए आगे अभी आप ये समझिए कि कहानी जो है वो अभी समाप्त नहीं हुई है हिमाचल प्रदेश में, आगे कुछ भी हो सकता है। हम आपको ये बताएंगे कि कैसे भारत की अर्थव्यवस्था ने पूरी दुनिया को एक बार फिर से हैरान कर दिया है। वित्त वर्ष 2023 और 24 की तीसरी तिमाही में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट सभी अनुमानों को पीछे छोड़कर 8.4% के स्तर पर पहुंच गया है और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुमान से भी कहीं ऊपर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अनुमान था कि तीसरी तिमाही में यानी अक्टूबर से दिसंबर महीने के बीच भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5% रह सकता है, लेकिन आज जब आंकड़े आए तो यह ग्रोथ रेट 8.4% चला गया और यह पिछली 2 तिमाही में भारत का सबसे ज्यादा जीडीपी ग्रोथ रेट है।
पहली तिमाही में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 7.8% था, दूसरी तिमाही में 7.6% और अब तीसरी तिमाही में यह उछलकर 8.4% हो गया है। और विकास दर के मामले में भारत ने दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाओं को काफी पीछे छोड़ दिया है। जरा एक तुलना देखिए, अक्टूबर से दिसंबर की तिमाही में अमेरिका का जीडीपी ग्रोथ रेट सिर्फ 3.2% दर्ज हुआ, ब्रिटेन का जीडीपी ग्रोथ रेट 0.1, कनाडा का 1%, चीन का 5.2%, जापान का 0.4% दर्ज हुआ है। लेकिन इसी तिमाही में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में 8.4% रहा है और भारत की अर्थव्यवस्था ने अब पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। अब आप देखिए जापान, कनाडा और ब्रिटेन जैसे देश कैसे संघर्ष कर रहे हैं, 0 पर, 1 पर, आधे पर पड़े हुए हैं। अमेरिका जैसी अर्थव्यवस्था भी 3.2% पर ग्रो कर रही है। भारत के मुकाबले में सिर्फ एक देश खड़ा हुआ है और वो है चीन, जहां अभी भी 5.2% की जीडीपी ग्रोथ रेट है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी जीडीपी ग्रोथ रेट के इन आंकड़ों को बड़ी उपलब्धि बताया और कहा कि हमारा देश विकसित भारत की राह पर मजबूती से आगे बढ़ रहा है। अब विपक्ष के जो लोग हैं, हो सकता है कि उन्हें ये आंकड़े आज पसंद ना आए, हो सकता है वो बड़े निराश हो जाएं, क्योंकि कुछ समय पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का वो बयान आज आप याद कीजिए, जब उन्होंने दिसंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ बातचीत में कहा था कि अगर अगले साल भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 5% भी रहता है तो भारत बड़ा भाग्यशाली होगा, यानी 5% का भी ग्रोथ रेट रहा तो बहुत बड़ी बात होगी भारत के लिए। लेकिन उनके ये अनुमान गलत साबित हो रहे हैं। Growth is going to slow in the world more generally. People are raising interest rates, that brings down growth. India is also going to be hit. Indian interest rates have also gone up, but Indian exports have been slowing quite a bit. And India's inflation problem is more a commodity inflation problem, vegetable inflation problem, and that is also going to be negative for growth. So I think that we would be lucky if we do 5% next year. अगर हमने 5% का जीडीपी ग्रोथ रेट हासिल कर लिया तो हम बड़े किस्मत वाले होंगे, ऐसा कहना है रघुराम राजन का। और कांग्रेस और विपक्षी दल लगातार इसे बड़ा मुद्दा बनाते आ रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी की, अर्थव्यवस्था की बड़ी हालत खराब है। लेकिन ग्रोथ रेट के मामले में अगर आप देखेंगे तो भारत इस समय गोल्ड मेडल ले रहा है। अगर इसे आप खेलों के नजरिए से अगर आप देखें, भारत इस समय सबसे आगे है। तो आपको आज की एक और बड़ी खबर के बारे में बताएंगे और वो खबर यह है कि उत्तरकाशी में 41 मजदूरों की जान बचाने वाले जिस रैट माइनर के अवैध मकान को कल दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर से गिरा दिया था और इसके बाद ब्लैक एंड व्हाइट में हमने खुद इस रैट माइनर की कहानी आपको बताई, पूरे देश को बताई। और कल वो खुद ब्लैक एंड व्हाइट में आए भी थे और हमने कोशिश की कि उन्हें इंसाफ मिले। आज हमें यह बताते हुए बहुत हर्ष, खुशी और संतुष्टि मिल रही है कि ब्लैक एंड व्हाइट की इस खबर का असर हुआ है और दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने वकील हसन के नाम के इस रैट माइनर को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर देने की घोषणा की है। और उत्तर पूर्व दिल्ली से बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने भी घोषणा की है और इसके बाद वकील हसन ने इसके लिए हमें धन्यवाद भी दिया है। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उन्होंने मेरे लिए ऐसा ना प्रोग्राम चलाया और मेरे लिए इतना संघर्ष करके और अपनी मेरी बात वहाँ तक पहुँचाई, जिसके लिए मुझे ये बात अगर उतरती है पूरी तो मैं इनके लिए शुक्रगुजार हूँ। आपको याद होगा पिछले हफ्ते हमने उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का क्वेश्चन पेपर लीक होने पर भी आपको एक विस्तृत विश्लेषण दिखाया था और उस खबर का भी असर हुआ था और उत्तर प्रदेश की सरकार ने यूपी पुलिस की उन परीक्षाओं को रद्द कर दिया था। और इस मामले में भी हमारी खबर का असर हुआ है और इससे आप ये समझ सकते हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट में हमारा जो मकसद होता है वो ये है कि अगर मौजूदा व्यवस्था में किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो उसे न्याय मिलना चाहिए। और हमें खुशी है कि हमारी और आपकी ये जो टीम बनी है, हमारी ये जो पार्टनरशिप है, ये टीम इस समय शानदार काम कर रही है, लोगों को न्याय मिल रहा है और रैट माइनर वकील हसन को भी आज न्याय मिला है। यह हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि कल हमने ये पूरा जो मामला है वो देश के सामने और सरकार के सामने पेश किया था। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हैं
और उस समय बहुत सारे लोगों ने कहा था कि आपको पुरस्कार मिलना चाहिए। क्या पुरस्कार आपको मिलना चाहिए, क्या चाहते हैं आप? हमें हमारा घोंसला चाहिए, हमें हमारा घर चाहिए और हमें कुछ कोई ज्यादा वो नहीं है सर हम लोग डिमांड। हमारी आपके साथ सहानुभूति है कि आपको न्याय मिले और आप जो चाहते हैं उसमें कोई ना कोई रास्ता बीच का जरूर आपके लिए निकलना चाहिए। हमें खुशी है कि आज दिल्ली के उपराज्यपाल ने इसका संज्ञान लिया है और सरकार और प्रशासन अब वकील हसन की मदद के लिए सामने आया है और वकील हसन को हम उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी उनका नया मकान मिल जाएगा। इससे ज्यादा संतुष्टि की बात हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकती। हम आपको आज की एक दिलचस्प खबर दिखाते हैं जहां बिल गेट्स ने एक चाय वाले के साथ अपना एक नया वीडियो बनाया है। बिल गेट्स दुनिया के 7वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं, लेकिन उन्होंने चाय पीने के लिए डॉली चाय वाले को चुना, जो चाय वाले तो हैं ही, साथ ही एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं। और इसलिए अब इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भारत की चाय और भारत के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स दुनिया में इतने वायरल हो गए हैं कि अब बिल गेट्स जैसे लोग भी भारत आकर उनके साथ रील्स बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। मैं सिर्फ गया था अपने इवेंट के लिए, काम के लिए गया था, चाय के लिए। मेरा एक वीडियो था वहाँ पे, जो मेरे को बुलाए थे वहाँ पे। मेरे को ये भी नहीं पता था कि फॉरेन कंट्री के कुछ लोग आ रहे हैं वहाँ पे। मेरे को बिल्कुल ही नहीं पता था कि जो मेरे को मिले वो इतने बड़े आदमी है करके। मेरे को बिल्कुल नॉलेज नहीं था। अगले दिन पता चला मेरे को ये पूरा। तो देखिए, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट नाम की कंपनी के मालिक हैं, दुनिया के 7वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं और वो आज भारत आकर डॉली चाय वाले के स्टॉल पर जाते हैं और डॉली चाय वाले के साथ वो चाय पीते हैं। डॉली चाय वाले का नाम, जो असली नाम है, वो सुनील पाटिल है। अब आप देखिए कि ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये चाय वाले तो हैं ही, लेकिन सोशल मीडिया पर इनकी जबरदस्त फॉलोइंग है, लोग इनके वीडियोस देखते हैं और आज बिल गेट्स भी इनके साथ वीडियो बना रहे हैं। यह है भारत की ताकत, भारत के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की ताकत और सबसे बड़ी बात, चाय की ताकत। अपना हिस्सा कभी मांग कर देखिए, सारे रिश्ते बेनकाब हो जाएंगे और अपना हिस्सा कभी छोड़कर देखिए, सारे कांटे गुलाब हो जाएंगे।